दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बहुत खुशी हो रही है आप सबसे इस बहाने मिलकर। पहले आप ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई भी श्रोता पाठक कमेंट करके मुझे बताए ताकि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। मैं मानता हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, कोरोना काल में जहां आदमी आदमी से मिल नहीं पाता, जो अलग अलग हो गए हैं, सम्मेलन गोष्ठियां खत्म हो गई है, ऐसे में किसी भी बहाने से अगर कोई शख्स दो व्यक्तियों को जोड़ता है वह कविता लिखने से कम नहीं है। इस नाते मैं श्री शंभू सिंह मनहर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने पेज के जरिए आज मुझे अवसर प्रदान किया। मैं सब आपके दिलों के पेज पे कविता के जरिए अपने हस्ताक्षर करूं। मैं उनका आभार हूँ। बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े आयोजक हैं, आप सब उनसे जानते हैं। मेरे उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, जैसे आपके हैं। मंचों भी हमने साझा किया और आज फिर उनके जरिए मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मनहर जी को और उनके गीतों को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य यात्रा अपनी बातों से शुरुआत करता हूँ। आप बताइए मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आपके कमेंट भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के बारे में कहूँ कि मैं ठीक से उम्र इतनी हो गई कि आपके नाम ना पढ़ूँ, लेकिन मैं आपका आभारी मन से कर रहा हूँ। दोस्तों, कविता के पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। लगभग 50-60 सालों से मैं मंच से जुड़ा हुआ हूँ, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हूँ। 5-6 किताबें मेरी निकल चुकी है लघु कथा पर, हास्य व्यंग पर। और मेरी एक विशेषता नहीं कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन एक परिचय के माध्यम से बताऊँ। देश भर में हर नए साल पर कविता और लघु कथा के माध्यम से मेरे ग्रीटिंग बहुत चर्चित हुए हैं। जो भी मेरे परिचित है उन सबको मैंने अपने नववर्षीय ग्रीटिंग भेजा हूँ। आप जो नए लोग भी हैं, आप व्हाट्सएप पे जरिए मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा तो मैं आपको उस व्हाट्सएप पे अपने चर्चित ग्रीटिंग भेजूँगा। मित्रों, मैं हास्य व्यंग भी लिखता हूँ, लघु कथाएं लिखता हूँ, पर चूंकि कवि के रूप में मेरी एक पहचान बनी है और उसके जरिए मैं आप लोगों से जुड़ना चाहूँगा कि मैं कविता के साथ साथ अपने वो संस्मरण भी कुछ साझा करूँ जिसने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया है। एक संस्मरण के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। करीबन 60 साल पहले मैं 18-20 साल का लड़का था, नई नई कविताएं तुकबंदी करता था। तब हमारे एक कवि प्रोफेसर रामकृष्ण श्रीवास्तव को पता चला कि एक लड़का एक जगह नौकरी करता है और कविताएं लिखता है। उन्होंने मुझे ढूंढकर मेरा पता निकालकर मुझे अपने पास बुलाया, मेरी कविताएं सुनी और दूसरे दिन हमारी कॉलेज में होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुझे 1962 में पढ़ने का मौका मिला। चीन का युद्ध का माहौल जैसे आज है 1962 में भी था और चीन पर मेरी रचना मैंने पढ़ी। एक सम्मान और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच से नीचे उतरा। शायद उम्र कम थी मेरी, इसलिए भी सम्मान मिला। वातावरण युद्ध का था इसलिए भी, और कविता भी चीन की थी इसलिए। उन रामकृष्ण श्रीवास्तव को जिसने कविता के जरिए मेरी उंगली पहुंचकर मुझे मंच तक पहुंचाया, आज इस अवसर पर मैं आपको प्रणाम करता हूं। मनहर जी को फिर प्रणाम करता हूं और अपनी काव्य यात्रा करता हूं। हास्य व्यंग्य की बात मेरे एक नियम है, मैं हर वक्त जब भी काव्य पाठ करता हूँ मंचों पर भी, तो एक लघु कथा से, एक कथा से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। आज फिर वो आपको कथा सुनाता हूँ और अपनी कविताएं सुनाता हूँ। कथा यूँ है कि एक संगीतकार जंगल में मृदंग बजाता था। वो जंगल में मृदंग बजाता था, इसलिए उसका मृदंग सुनने कोई नहीं आता था। लेकिन एक हिरन का बच्चा रोज वहां आता, उनका मृदंग सुनता, हंसता, नाचता, गाता, उछलता था। एक दिन संगीतकार ने हिरन के बच्चे से कहा, तुम रोज मेरा मृदंग सुनने आते हो, खुश होते हो, ऐसा लगता है जरूर तुम पिछले जन्म में कोई संगीतकार रहे होंगे। हिरन के बच्चे ने कहा, संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता, आप कौन सा बाजा बजा रहे उसका नाम तक मुझे पता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ और इसीलिए रोज आता हूँ कि आपके बाजे पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ है
वो मेरी माँ का है। उस पर जब भी थाप पड़ती है मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए चला आता हूँ। संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता। दोस्तों, वो हिरन का बच्चा मैं हूँ। आज तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं और मनहर जी के स्नेह की थाप सुनकर आप लोगों के सम्मुख आ गया हूँ। कविता क्या होती है मैं नहीं जानता। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी मूल जो विधा है व्यंग की है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ और 4 पंक्तियाँ मैं फिर एक संस्मरण के साथ सुना रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरी एक हनुमान जी की दुम एक कविता बड़ी प्रसिद्ध थी, फिर कभी मौका आया मैं सुनाऊंगा। उसकी झलक कहीं तो भी प्रख्यात अभिनेता परेश रावल ने सुनी और एक मित्र के जरिए मुझसे संपर्क किया कि मैं आपकी वह कविता एक सम्मान समारोह में पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने पढ़ी, मेरे संबंध बढ़े और फिर बढ़ते गए और उन्होंने मेरी व्यंग की रचना पढ़ी। तो एक बार उन्होंने टीवी के इंटरव्यू पे उनसे पूछा गया परेश रावल जी से कि भ्रष्टाचार के मानी क्या आप समझते हैं। तब उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार के बारे में मुझे मेरे मित्र घनश्याम अग्रवाल की पंक्तियाँ याद आ रही है और उन्होंने वो पंक्तियाँ वहाँ पढ़ी थी। मैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए वही पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। भ्रष्टाचार क्या होता है, यहाँ से बात शुरुआत देखिएगा 4 पंक्तियों में। भ्रष्टाचार क्या है, विक्रम और बेताल के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ। बेताल विक्रम की कथा आपको पता है, उसके माध्यम से व्यंग देखिएगा। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। अभी मैंने अन्ना का नाम लिया। साहब 1908 में मैंने एक अन्ना पे ग्रीटिंग बनाया था। आपके अगर व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रीटिंग भेजूंगा। और उसके पहले मैं कुछ बता दूं, हमारे मित्र शंभू भट्ट मित्र ने तो मुझे तारीफ की है। दीपक मोहल्ले हमारे मित्र जो मुझे कोऑपरेट भी कर रहे हैं आपसे जुड़ने का, और जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं दूरी से सबके नाम नहीं पढ़ सकता हूँ। एक तो मुझमें और मोबाइल में दूरी भी है और उम्र मेरी उस वक्त आ गई है जबकि मैं ठीक से नाम ना पढ़ सकूं। क्षमा चाहता हूं। आप नाम ना पढ़े तो भी दिल में आपके नाम है, उम्र तैयार है। अन्ना का नाम मुझे याद आया। उस वक्त मेरा एक व्यंग बहुत चर्चित हुआ था और व्यंग देखिए हमारे दिल में कैसे रहता है, वह व्यंग मैं आपको पढ़ रहा हूँ। अन्ना का जिक्र आपको बताया कि 10 साल पहले अन्ना ने दिल्ली में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आप सबको याद हो गया। उस वक्त उनकी टोपी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जिस पे लिखा था कि मैं अन्ना हूँ। और साहब बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे थे। सारा देश अन्ना के साथ हो गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। जो जोश में हमारे शहर से भी 2-4 लोग गए दिल्ली आंदोलन करने और लौट कर आकर मुझसे कहने लगे, घनश्याम भाई दिल्ली में अन्ना का जादू चल गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, गुफाओं में से साधु निकले, हवाओं में से भूत प्रेत आए हैं, दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया कि भ्रष्टाचार मिट के रहेगा। हम सबने भ्रष्टाचार मिटाने की वहां कसम खाई है। मैंने उससे कहा ये बातें मुझे बाद में बताना, पहले ये बता तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे। तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे भ्रष्टाचार मिटाने को। बोला कुछ नहीं यार, टीसी को 500 रुपया दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। टीसी को 500 रुपया दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। इस पर दूसरा बोला मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए। मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए। फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, अरे वाह तुम भी अन्ना के सहयोगी, मेरी तरह तुम भी अन्ना के समर्थक हो, बिल पास कराने दिल्ली जा रहे हो, अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताया। 400 में नहीं चलता था, पहले क्यों नहीं बताया।
400 में ले चल सकता। यह कहकर उसने मुझे 100 रुपया वापिस किए। वो रुपये मैं जेब में रखकर दूसरे की बर्थ पर मजे से सो गया कि चलो देश का 20% भ्रष्टाचार तो एक झटके में कम हो गया। अब इसकी अगली पंक्तियां जो मंच पे नहीं पढ़ता हूं, आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस पर तीसरे से पूछा, भैया तू भी तो जा रहा था, तेरा क्या हुआ? उसने कहा, एक भ्रष्टाचार मिटाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार करता हुआ दूसरे की बर्थ पर उसको मैंने सोते हुए देखा और ईमानदार व्यक्ति को वेटिंग में खड़े खड़े रोते देखा। तो मैंने सोचा, न कहीं आना है न कहीं जाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है तो यहीं मिटाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार न दिल्ली में है न बिलों में रहता है, भ्रष्टाचार हमारे दिलों में रहता है। भ्रष्टाचार मिटाना है तो न कहीं आना है न कहीं जाना है, सिर्फ गर्दन झुकाना है, पता लग जाएगा मुझसे बुरा न कोई। और मैं दिल्ली नहीं गया, वहीं उतर गया। ये एक भ्रष्टाचार की मेरी एक रचना थी। और मैं कुछ नाम देख लेता हूँ। भाई शंभू सिद्धू मनहर ने मुझे कही है, आप लोग मुझे जुड़िएगा और अच्छे कमेंट्स या कम से कम कमेंट देते रहे, तो उसमें एक बात मुझे पता लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैं गोपीचंद शर्मा जी का भी आभारी हूं और राकेश यादव जी और शंभू सिंह का तो आभारी। आप सब ने मुझे प्रोत्साहित करते हैं और करते रहिएगा। और हाँ जी, शशिकांत यादव जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे हैं, मंचों के साथी हैं। उनका इसलिए मुझे मिलता रहा। आज वो मेरी रचना सुनने बैठे हैं मेरे सामने, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और एक और व्यंग उन्हीं के नज़र करता हूं कि साहब एक नई दृष्टि देखी, मेरा चर्चित व्यंग हुआ था कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। साहब ईमानदारी आजकल कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं ईमानदारी। जिसे देखो बेईमान है, चाहे मैं हो या आप हो या कोई भी हो। ईमानदारी, हालात ऐसे साहब आप ईमानदार बन के जीवन नहीं बिता सकते हैं। ईमानदारी सिर्फ बेजान चीज़ों में बची है। जो भी सांस लेता है कहीं न कहीं से वो बेईमान है। ईमानदारी सिर्फ बेजान चीज़ों में कैसे बची है, ये मैं आपको एक व्यंग के जरिए सुना रहा हूँ, सीखिएगा। ईमानदारी क्या होती है कि लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे। बेजान पुल भ्रष्टाचार की बात कैसे कहे, वह कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भ्रष्टाचार सह नहीं सकता। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। ये साहब एक व्यंग की मेरी बात थी। और चूंकि आप लोग मुझे अप्रत्यक्ष सुन रहे हैं, मंच पे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन एक व्यंग की रचना मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ जो मैं मंचों पे अभी तक शुरुआत नहीं की। आपका स्नेह मिलेगा तो मैं मंचों पर भी, अगर मंच लॉकडाउन खुले और मंच भी कभी सम्मिलन होते रहे और शंभू जी मनहर मुझे बुलाते रहे, बुलाएंगे कभी मौका मिला तो मैं आपको ये व्यंग सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं पहली बार आपके सामने ये व्यंग पढ़ रहा हूँ। सब माँ पे लोगों ने बहुत कविताएं लिखी, माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ व्यंग का विषय नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने और सरस्वती माँ ने मुझसे कहा था, बेटा जब तू व्यंग लिख रहा है तो सही में लिखना, चाहे मेरे खिलाफ हो तो भी लिखना और खुद के खिलाफ हो तो भी लिखना। माँ की सब तारीफ करते हैं। मैं माँ के खिलाफ एक व्यंग लिख रहा हूँ, अपनी माँ को और आपकी माँओं को प्रणाम करते हुए व्यंग लिख रहा हूँ कि माँ पर भी व्यंग लिखा जा सकता है और एक गरिमामय ढंग से बात प्रस्तुत हो रही है। देखिएगा साहब, माँ पर व्यंग। माँ टीवी देख रही है, कीटी पार्टी खेल रही है। माँ टीवी देख रही है,
कीटी पार्टी खेल रही है तभी उसका 3 महीने का बच्चा रोता है। माँ टीवी देख रही है, कीटी पार्टी खेल रही है तभी उसका 3 महीने का बच्चा रोता है। माँ दौड़कर आती है, चुप कराने के लिए रोते बच्चे के मुंह में बजाय अपना स्तन देने के रबर का निप्पल थमा देती है। बजाय अपना स्तन देने के लिए रबर का निप्पल थमा देती है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला भ्रष्टाचार है। एक माँ जब अपने मजे के लिए बेटे को धोखा दे सकती है तो भ्रष्टाचार कहीं रुक नहीं सकता। बच्चा और फिर से टीवी देखने लग जाती है। अब एक फैंटास्टिक बात देखिएगा, 3 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन बोलेगा तो कैसे बोलेगा, एक फैंटास्टिक रूप मैंने दिया है। बच्चा टीवी देखते हुए माँ को देखकर कहता है और मन ही मन कहता है, बच्चा 3 महीने का क्या कहता है, मम्मी अब हम बच्चे नहीं रहे, पैदा हो गए हैं। मम्मी अब हम बच्चे नहीं रहे, पैदा हो गए हैं, सब कुछ जानते हैं। स्तन की गर्माहट और रबर की चिपचिपाहट को अच्छी तरह पहचानते हैं। सब कुछ जानते हैं, स्तन की गर्माहट को, रबर की चिपचिपाहट को अच्छी तरह पहचानते हैं। मगर 3 महीने का बच्चा मन ही मन बोल सकता है, बाहर बोल नहीं सकता। चुप रहा। माँ टीवी देख रही है, किटी पार्टी खेल रही है। बच्चा दिल बहलाने, फिर से एक नई फैंटास्टिक बात नए ढंग से कह रहा हूँ, बच्चा दिल बहल। बहुत साहब आपके गोपीशन जी शर्मा, मैं आभार मानता हूँ आपको, अच्छी पंक्तियों पे आपने बात दी। बच्चा दिल बहलाने, माँ टीवी देख रही है, 3 महीने का बच्चा मन ही मन बहलाने। किसी पिछले जन्म में, नए ढंग की बात देखिए, किसी पिछले जन्म में किसी मुशायरे में, पिछले जन्म के किसी मुशायरे में मुनव्वर राना के शेरों को याद करता हो। फैंटास्टिक बात। पिछले जन्म में सुने हुए किसी मुशायरे में मुनव्वर राना के शेरों को याद करता हुआ मन ही मन कहता है, मन ही मन कहता है, माँ कैसी भी मैली हो, माँ से उज्जवल कोई हो नहीं सकता। माँ कितनी भी मैली हो, माँ से उज्जवल कोई हो नहीं सकता। माँ ने दिया है तो ये स्तन ही होगा, निप्पल हो नहीं सकता। बच्चा माँ के बारे में ख्याल रखता है। मुनव्वर राना के प्रणाम करता हूँ उनके शेरों को। माँ ने दिया है तो स्तन ही होगा, निप्पल हो नहीं सकता। मगर दोस्तों, मुशायरे की तालियां और वाहवाह थोड़े समय की रहती है। हकीकत तो यह है कि वह निप्पल ही था। बच्चा भी जानता है वह निप्पल ही था, मगर क्या करे, मासूम है। माँ टीवी देख रही है और बच्चा गालिब की तर्ज पर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन उसी तर्ज पर बच्चा कहता, हमको मालूम है ममता की हकीकत, लेकिन निप्पल को स्तन समझकर दिल को बहलाते हुए चूसते चूसते सो जाता है और आंख खुलते ही भ्रष्टाचारी हो जाता है। मैं पुनः सबकी माओ को प्रणाम करता हूँ। माँ पे व्यंग नहीं है। व्यंग का जन्म कैसे होता है ये आप देखिएगा। और साहब, ये मेरी व्यंग के बाद, और मुझे मनहर जी ने भी कहा था, भाई आपके हास्य की विशेष मेरी एक रचना है, काफ़ी लंबी रचना है, वह 15-20 मिनट की, और बड़ी चर्चित रचना है कि जोश में आकर एक मारवाड़ी व्यापारी किस तरह फौज में भर्ती होता है, कैसे निकलता है। मैं और रचना पढ़ रहा था, लेकिन शंभू सिंह का कहना था कि आप ये रचना पढ़ो, क्योंकि उनके पास भी कुछ फरमाइश है कि आप घनश्याम जी पढ़ रहे तो ये रचना उनसे पढ़वाइए। और मेरे को भी व्हाट्सएप पे और कुछ 2-3 फ़ोन आए कि सर आज से हम वो रचना सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूँ हास्य की रचना तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे कहे वाह वाह निकले। ये डिजिटल कवि सम्मेलन में वो बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी श्रुति पाठक हैं, श्रोता हैं, अच्छे मन के हैं। आप इसमें हास्य की जगह इसकी बुनावट देखिए। इस रचना की सबसे बड़ी बुनावट है एक घटना को लेकर किस तरह रचनाएं बुनी जाती है। मैं पढ़ रहा हूँ और किसी पे तंज करना मेरा मकसद नहीं है, ना ही वीर रस के कवियों। बात जरूर मैंने वहाँ से उठाई है। सब कवियों को माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हिंदी और राजस्थानी, इसमें राजस्थानी भाषा का टच लिया, लेकिन वो इतनी सरल राजस्थानी भाषा है कि जो हिंदी समझता है वो भाषा समझ जाएगा। साहब, होता क्या है, हम बहुत जोश में आ जाते हैं। मैं मंचों पे अक्सर ये कहता हूँ, आप बिना रचना सुने हुए एक बार तालियां बजा दीजिए। सारे लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं। फिर मैं तो, साहब बिना रचना सुने तालियां बजाने का क्या मतलब। लोग फ्लो में, जोश में बजा देते हैं।
जब हम रचना सुनते गहराई में नहीं जाते, जोश में आ जाते, टेम्परी जोश आ जाता है। इसका फायदा मैंने वीर रस के कवियों को देखा। जितने भी वीर रस के कवि, मैं सब वीर रस के कवियों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी लेखनी से ही आज देश आज़ाद है, हमारी सेना में बल मिलता है। लेकिन मजाक के तौर पे कुछ लोग वीर रस के नाम पे जबरदस्ती चीखते चिल्लाते, टेम्पररी जोश भरते हैं। वो जोश बहुत टेम्पररी होता है, कभी सम्मेलन समाप्त हुआ जोश खत्म हो जाता है। ऐसे टेम्पररी जोश में आकर एक दुबला पतला मारवाड़ी व्यापारी को जोश आ जाता है, टेम्पररी जोश किसको भी आ जाता है, और मारे जोश के वो फौज में भर्ती होने का ऐलान कर देता है। मैं कई बार ये कहता हूँ कि मारवाड़ी व्यापारी और फौज में भर्ती, या मारवाड़ी या व्यापारी शब्द जाति से ना ले, प्रवृत्ति से ले। और आपके जरिए मैं कहलवाना चाहता हूँ, साहब, देश जीतने के लिए जितनी सेना की आवश्यकता होती है ना, देश चलाने के लिए उतनी व्यापारियों की भी आवश्यकता। अगर व्यापारी टैक्स नहीं दे तो सैनिक भी बंदूक नहीं चला सकता, बात सच्ची है। ये भी देश की सेवा करते हैं, अपने ढंग से करते हैं, पर यह भी सच है कि मारवाड़ी और फौज में नहीं जा सकता। लेकिन जो जोश में चला गया, टेम्पररी जोश था, जोश उतर गया, दूसरे दिन वो उस पर क्या बीतती है, यहाँ से कविता शुरू होती है। वो उसका जोश उतरने के बाद वो मारवाड़ी व्यापारी हिंदी राजस्थानी भाषा में क्या कहता है, यहाँ से कविता देखिए। वो कहता है, हे भगवान, न तो यो पाकिस्तान कारगिल पे हमलो कर तो, न हमारे गांव में जोशीलो वीर रस को कवि सम्मेलन हो तो, न मेरे को 2 मिनट के लिए जोश आ तो, न मैं फौज में जाने को नाम लिखा तो कितनो अच्छो हो तो। जो जोश में नाम लिखा दिया, सबको जोश आ रहा था, मारे जोश के कोई खून दे रहा था, कोई पैसे दे रहा था। खून देने की मेरी शारीरिक स्थिति नहीं थी, खून देने की मेरी शारीरिक स्थिति नहीं थी, और पैसा देने की मानसिक। पर जोश आयो तो फौज में भर्ती होने नाम लिखायो। जैसे जोशीलो कवि सम्मेलन समाप्त हुयो, मेरो जोश ठंडो पड़ गयो, होश जा गयो। मैं दिल में बोला, तू और फौज में जाएगा, बेमौत मरेगा। मैंने दिल को समझाया, रात गई बात गई, किसको याद रहता है, नहीं जाएंगे। पर दूसरे दिन मोहल्ला वाला मेरे को घेर लिया, बोले, कल तुमने फौज में भर्ती होने का ऐलान किया ना, उससे मोहल्ले की इज्जत पूरे शहर में बढ़ गई है। हम तेरा सम्मान करेंगे और तेरे को गाजे बाजे के साथ भर्ती करेंगे। मैं बोला, मैं तो जोश में आके बोला था, मैं तो नहीं जाऊंगा। नाम लिखा के नहीं जाएंगे तो क्या मोहल्ले की नाक कटाएंगे? तो मोहल्ले का पहलवान उठकर बोला, कैसे नहीं जाता, मैं देखता हूँ। मोहल्ले की नाक के लिए मैं अपने प्राण दे भी सकता हूँ और इसके ले भी सकता हूँ। अब जानो कंपलसरी हो गए। ऐसे में मुझको मेरी पत्नी याद आई, वो मेरी रक्षा करेंगी, मोहल्ले वाला से निपटेंगी। पर मोहल्ले वाला मन जोश दे रहा, तुम चले जाओ। मैं उनको साफ बोलूं, भैया मैं तो फौज में चले जाऊंगा, पर मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, उसका क्या होगा? मोहल्ले वाले बोले, तू भर्ती हो जा, फैमिली को हम संभाल लेंगे। वैसे भी सरकार का नियम होता है, युद्ध के बाद दुश्मन को जीते भी जमीन और सैनिका के विधवा को सिलाई की मशीन मिलती है। तेरे शहीद होने पर हम तेरी पत्नी को डबल मशीन दिलाएंगे, और तेरे शहीद होने के बाद तेरा घर खर्च चलाने के लिए पूरे मोहल्ले वाले दिन रात तेरे यहाँ कपड़े सिलाएंगे, दिन रात तेरे यहाँ कपड़े सुनाएंगे। वो दिन रात बोलते वक्त दिन को तो शॉर्ट में बोल रहे थे, रात ने लंबा तवा बोल रहा था, दिन रात कपड़ा सिलाएंगे। मैं समझ गयो, ये रात न कपड़ा सिलावा के लिए मन न दिन में फौज भेज रहे। एक पड़ोसी तो गानों गावा लागो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और हमारे हवाले दुल्हन साथियों। क्या साहब मेरा गला में माला डाली, बाजे गाजे के साथ मेरे को ले जा रहे थे भर्ती करने को। मैं आगे बढ़ रहे तो, लेकिन दिल ही दिन में डर रहे तो, क्योंकि मैंने देखा सामने से कुछ लोग एक बकरा को भी गाजे बाजे के साथ ला रहा है। सामने से कुछ लोग एक बकरा ने भी गाजे बाजे के साथ ला रहा है। बकरो मेरी तरफ देखो,
मैं बकरा की तरफ। बकरो मेरी तरफ देखियो, मैं बकरा की तरफ। समदर्दी का भाव जगया, समदर्दी का भाव जगया, और आंखों आंखों में दोनों बोलिया इंशाअल्लाह ऊपर मिलेगा। पर वो तो बकरा था, उसको तो कटना ही था। मैं आदमी, वो भी मारवाड़ी व्यापारी, बचने के उपाय सोच रहे थे। तो फौजी दफ्तर आते ही मैं डर के मारे कांपबा लाग्यो, मैं डर के मारे कांपबा लाग्यो, ताकि मैंने लोग रिजेक्ट कर दे। पर मोहल्ले वाले अफसर को जाकर बोले, ये डर के मारे नहीं कांप रहा है, ये जोश के मारे हाँप रहा है। अफसर बोला, पर्सनालिटी तो रिजेक्टेड है, पर इमरजेंसी को टाइम है, कल इसकी ट्रेनिंग लेवेंगे, बाद में सिलेक्ट करेंगे। दूसरे दिन मेरे को बंदूक दी गई, सामने टारगेट था, बोला निशाना लगाओ। मैं जिंदगी में टिकली फोड़ने की बंदूक भी नहीं पकड़ी, तो असली बंदूक पकड़ते बुरी तरह हिलवा लागो। बंदूक बाएं जाती, मैं दाहिने आतो, बंदूक ऊपर जाती, मैं नीचे आतो। कभी मैं खड़ा रहता, बंदूक गोल गोल घूमती, कभी बंदूक खड़े रहती, मैं गोल गोल घूमतू। फौज के सारे ऑफिसर जमा हो गए, फौज के सारे ऑफिसर जमा हो गए। उनको समझ में नहीं आया ये जवान कौन सी पोजीशन ले रहा है, ये जवान कौन सी पोजीशन ले रहा है। हालता हुआ, कांपता हुआ मैं बंदूक को घोड़ो दबायो, पर मेरी तकदीर खराब, निशानो एन सेंटर पर लागो, निशानो एन सेंटर पर लागो। हमारे ऑफिसर की आंखें से चश्मों गिर गई। वो बोले, 20 साल की सर्विस में ऐसा निशाना नहीं देखा, 20 साल की सर्विस में ऐसा निशाना नहीं देखा। अरे ये तो साक्षात जवान है, इसकी ट्रेनिंग लेना जवाना का अपमान है, इसको तो विदाउट ट्रेनिंग डायरेक्ट भेजो। मैं बोलियो, मन ने घर आ जा बाजो। अफसर बोले, क्या कायरो जैसी बातें करते हो, फौज के नियम बहुत कड़क होते हैं, एक बार कोई भर्ती हो जाए तो डर के मारे कोई वापस नहीं जा सकता। कोई भी आदमी डर के मारे वापस जा सकता तो क्या मैं 20 बरस तक फौज में रहता? मैं 20 बरस पहले को जोशीलो कवि सम्मेलन सुन के आया हूं। अरे इसको तो फ्रंट पे ले जाओ। अब फ्रंट पर जाते मैं डरबा लाग्यो। गजब सर, गजब गजब, हाँ बढ़िया। हाँ, फ्रंट पर जाते मैं डरबा लाग्यो। फ्रंट पर मैं गयो तो हमारे कप्तान बोले, अरे जवान तू आ गए हो। मैं उनको डायरेक्ट बोला, देखो भाई, अगर मेरा जैसा व्यापारी फ्रंट पे आवेगा, कल ने पाकिस्तान को मालूम पड़ेंगे कि भारतीय सेना में मेरा जैसा लोग पैदा जमा हो गए, मेरा जैसा व्यापारी जमा हो गया, तो ये देश पे आक्रमण करेगा। तो मेरे हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए मैंने वापस घर जाबा दो, नहीं तो पाकिस्तान हमलोग करेगा। कर्नल ने 1 मिनट इधर उधर देखा, फिर बोले, क्या बोले? तेरे को देखकर पाकिस्तान फिर से हमला करेगा? अरे पाकिस्तान फिर से हमला करे इसकी तो हम राह देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई भी बहाने वो हमला करे, तो अब की बार उसको ऐसा मजा चखाएंगे कि दुनिया देखेंगी ये पाक के साथ हमारी अंतिम जंग है। दुनिया देखेंगी ये पाक के साथ हमारी अंतिम जंग है। इस जंग के बाद पाकिस्तान खुद कहेगा कश्मीर भारत का अंग है। हम तो मौका ही देख रहे हैं कि वो एक बार हमला करे। इस बार की लड़ाई आर पार की होगी और युद्ध के बाद कोई समझौता नहीं होगा। फिर देखिए बात वीर रस की, युद्ध के बाद कोई समझौता नहीं होगा। हुए होंगे युद्ध के बाद कई समझौते, पर अब कोई समझौते नहीं होंगे। कोई भी समझौते सेना के लिए सब बेअसर होंगे। हर समझौते सेना के लिए अब बेअसर होंगे। सिर्फ वही समझौते सेना के लिए बाअसर होंगे जिनके संधि पत्र पर नेताओं के नहीं, सैनिकों की विधवाओं के हस्ताक्षर होंगे। तू तो बहुत काम को निकलियो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हम लोग करे तो आर पार की लड़ाई करे। छोरा तू तो बहुत काम को है। अरे इसको तो डायरेक्ट फ्रंट पर भेजो, इसको तो डायरेक्ट फ्रंट पर भेजो और फ्रंट में भी फ्रंट पे रखो। अब फ्रंट में जाते ही पहले तो मैं दुबलो पतलो थो, डर के मारे इतनो बारीक हो गए हो कि लोगों को दूर से दिखाई भी नहीं दूं। उस दिन हमारे ब्रिगेडियर आए,
वो कर्नल को बोले, वो सामने की तीसरी लाइन में बंदूक तो 4 दिख रही है, जवान 3 ही है। जवान किसको दिखाई नहीं देता, इसका क्या काम, उसको यहां से निकालो। मैं खुश हो गया, जान बची, लाखों पाए। वो निकालते उसके पहले खुद निकल गए। मगर ब्रिगेडियर मेरे को डबल से देखता हुआ बोला, ब्रिगेडियर मेरे को डबल से देखता हुआ बोला, इतना बारीक जवान किसको दिखाई नहीं देता, इसको यहां मत रखो, इन्हें दुश्मन की एरिया में जासूसी करवाना, अकेले को भेज दो। किस तरह आदमी फंसते जाता है देखिएगा। इन्हें दुश्मन के एरिया में जासूसी करवाना, अकेला न भेज दो, साथ में बंदूक भी मत दो। मां बोलियो मन ने घर आ जाबा दो। ब्रिगेडियर बोले नहीं, पहले कोई अच्छी खबर लेके आ दुश्मन से, फिर तुझे छुट्टी देंगे। मैं दिल ही दिल में दुखी होके जोश में आने की अपनी गलती को कोसते हुए दुश्मन के एरिया में गयो। डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गयो। दुश्मन का एक जवान पहरा देता देता पेड़ के पास आया, अपनी बंदूक पेड़ के सहारे खड़ी करी, फिर 1 मिनट के लिए इधर मुंह किया। जब वापस इधर मुंह किया तो गलती में अंधेरा में मन ने बंदूक समझ पे कंधा पोठा ले चलो। गलती में अंधेरा में मन ने बंदूक समझ पे कंधा पोठा ले चलो। मैं दिल में बोलियो, कल को इसको मालूम पड़ेंगो कि मैं कंधा पे बंदूक नहीं जवान है तो मन ने यही शहीद करेगो। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे राम मेरी रक्षा कर। और यहाँ पर मैं सभी सुधीर पाठकों श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, हास्य कविता में भी मैंने एक कविता की बात कही है, वो देखिएगा। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे राम मेरी रक्षा कर, नहीं तो इसको मालूम पड़ेगा कि कंधा पे बंदूक है, बंदूक नहीं जवान है, तो मैंने शहीद करेगो। हे राम मेरी रक्षा कर। मैंने मदद के लिए वहां राम को पुकारा, मदद के लिए अल्लाह दौड़ता आया। कविता की बात, मदद के लिए राम को पुकारा, मदद के लिए अल्लाह दौड़ता आया। क्योंकि वहां पर तभी अजान हुई और वह दुश्मन का जवान मुझे कोने में खड़ा करके नमाज पढ़ने बैठ गया। मुझे भागने का मौका मिल गया। दुश्मन का जवान नमाज पढ़ने बैठ गया, मुझे भागने का मौका मिल गया। मदद के लिए राम को पुकारा था, भागने का मौका मुझे अल्लाह ने दिया। तभी मैं समझ गया ईश्वर अल्लाह एक होते हैं। भागने का मौका मुझे अल्लाह ने दिया। मगर फिर साहब एक व्यापारी का चरित्र, मारवाड़ी का चरित्र, एक नए ढंग से बात कर रहा हूं। भागने का मौका मुझे अल्लाह ने दिया, पर मेरे मारवाड़ी दिल ने, मेरे व्यापारी दिल ने, व्यापारी साहब कैसा पक्का होता देखिएगा, मेरे मारवाड़ी दिल ने, मेरे व्यापारी दिल ने कहा, मैं मारवाड़ी हूं, व्यापारी हूं, किसी से लड़ नहीं सकता, इतना बलवान नहीं हूं। माना मैं मारवाड़ी हूं, व्यापारी हूं, किसी से लड़ नहीं सकता, इतना बलवान नहीं हूं, पर एक नमाजी को धोखा दूं, इतना बेईमान नहीं। एक नमाजी को धोखा दूं, इतना बेईमान नहीं हूं। अरे मैंने मदद के लिए राम को पुकारा था, मदद के लिए अल्लाह दौड़ता आया है। आज अल्लाह को धोखा देकर जाऊंगा तो ऊपर राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। व्यापारी लड़ने से, मरने से नहीं डरता, लड़ने से डरता है। मैं चुप रहा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद दुश्मन के जवान ने अपनी नमाज पूरी की और नमाज पूरी पढ़कर वो मेरी तरफ आया। उसने नमाज पूरी की, नमाज पढ़कर मेरी तरफ, फिर कविता के बाद देखिएगा, हास्य में कविता, वह मेरी तरफ आया। ध्यान से सुनेगा, वो अभी अभी नमाज पढ़ के उठा था, इसलिए उसकी आंखों में नफरत नहीं, मोहब्बत थी। कोई भी नमाज हो या प्रार्थना हो, पढ़ो तो दिल साफ हो जा। वो अभी अभी नमाज पढ़ के उठा था, इसलिए उसकी आंखों में नफरत नहीं, मोहब्बत थी। उसने मेरा हाल पूछा, मुझसे चंद सवाल पूछा। मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया, किस तरह मैं टेम्परी जोश की कविता सुनकर यहां तक आया, किस तरह मैं टेम्परी जोश की कविता सुनकर यहां तक आया। सुनकर वह रोने लग गया, मुझे गले लगाते बोला, मैं भी ओरिजिनल सैनिक नहीं, मैं भी ओरिजिनल नहीं सैनिक नहीं हूं। पाकिस्तान में भी एक जोश भरा वीर रस का मुशायरा हुआ था। मैं कराची का व्यापारी, टेम्पररी व्यापारी, या भाई टेम्पररी जोश का मुशायरा सुन के इसी तेरी तरह आया हूं।
व्यापारी व्यापारी भाई भाई, वो मुझे गले लग गया, मुझे मारना तो दूर मुझे सीमा तक छोड़ गया, मारना तो दूर मुझे सीमा तक छोड़ गया, रास्ते में अपना दर्द कहकर मेरा दर्द सुनकर एक रिश्ता सा जोड़ गया, मुझे सीमा तक छोड़ गया। दोनों देश के साथ दर्द एक है, सेना अलग अलग हो सकती, लोगों का दर्द एक है। वह मुझे गले लगाता, मारना तो दूर सीमा तक छोड़ गया, रास्ते में मेरा दर्द कहकर सुनकर अपना दर्द कहकर एक रिश्ता सा जोड़ गया। मैं अपने देश सीमा के बाहर अपने देश में आया। ब्रिगेडियर बोले, जवान तू दुश्मन के एरिया से आया है, बता कौन सी खबर लाया है। तू दुश्मन के एरिया से आया है, बता कौन सी खबर लाया है। मैंने कहा, जैसा दर्द यहाँ पर है वैसा ही दर्द वहाँ पर है, जैसा दर्द यहाँ पर है वैसा ही दर्द वहाँ पर है, जैसा दर्द वहाँ पर है वैसा ही दर्द यहाँ पर है। पहले दोनों मुल्कों का दर्द मिटाओ, फिर सोचेंगे कौन सी जगह कहाँ पर है। हुजूर, मेरी यही रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को अल्लाह राम दोनों का सपोर्ट है। पता नहीं ब्रिगेडियर ने उस रिपोर्ट का क्या किया, पर मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दी। जाते जाते मैं उनसे और कहा, हुजूर एक बात और सुन लो, मैं दुश्मन के एरिया से आया हूं, एक बात कहता हूं कि बहुत हो चुकी नफरत, अब दो मुल्कों में प्यार होना चाहिए। बहुत हो चुकी नफरत, दो मुल्कों में प्यार होना चाहिए। बहुत हो चुका सीमा का व्यापार, अब सीमा पर व्यापार होना चाहिए। सीमा पर व्यापारी आएगा जाएगा तो सदियों पुराना मसला 4 दिन में हल हो जाएगा। हुजूर, मेरी यही रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को अल्लाह राम दोनों का सपोर्ट है। साहब, उन्होंने मुझे छुट्टी सैंक्शन कर दी। मैं अपने शहर में आया। हर अखबार में मेरी बहादुरी के चर्चे थे। मोहल्ले वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे कारण मोहल्ले की इज्जत पूरे शहर में बढ़ गई थी। मोहल्ले वालों ने मेरा सम्मान करने की सोची, मोहल्ले वाला मेरा सम्मान करने की सोची, और ये मेरे सम्मान में फिर एक वीर रस को जोशी लोग कवि सम्मेलन भरायो, फिर एक वीर रस को जोशी लोग कवि सम्मेलन भरायो। मैं उसमें बचकर कैसे आयो, ये किस्सा इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, मगर वो किस्सा आप मुझसे तभी सुन पाओगे जब किसी न किसी बहाने आप मुझे बुलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लंबी कविता के बाद लोगों ने मुझे फरमाइश की थी, मैं फिर से हमारे वीर रस के कवियों को सलाम करता हूँ, उनकी कविताओं को सलाम करता हूँ। ये व्यंग वीर रस पे नहीं है, आदमी जोश में आके करता है। एक शब्द मैंने जरूर उठाया था वहाँ से, और बाद में किस तरह घटना से घटना जुड़ती जाती है। ये मेरी एक अच्छे हास्य की रचना, इसके लिए मुझे शैल जी ने एक आशीर्वाद देते हुए कहा था, यह कविता सुनकर, घनश्याम देख लेना तुम्हारी यह सिग्नेचर पोएट साबित होंगी। मैं आज उस अवसर पर शैल जी को भी प्रणाम करता हूँ। और थोड़ा हटकर अपनी कविता की बात कह रहा हूँ, 10-15 मिनट में चाहूँगा मैं। हाँ, कितना फ्लो वाली तो लंबी नहीं, अलग है। मैं दूसरी 1-2 रचनाएं मैं सुना देता हूँ साहब। उसके साथ में एक प्रसंग भी आपको और सुना देना चाहता हूँ। मैं वैसे लघु कथाएं का विषय नहीं है, लेकिन आपसे इतना जुड़ गया हूँ कि एक प्रसंग मैं लघु कथा के रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके पहले मैं वो प्रसंग सुना देता हूँ। दरअसल साहब, मेरी एक किताब निकली थी, अपने अपने सपने। मैंने मित्रों को भेजी, आप भी संपर्क कीजिए, मैं भेजूंगा होंगी तो। उसमें बड़ी मार्मिक लघु कथाएं। मैंने सभी कवि मित्रों को वो किताब पहले भेजी, और 9 फरवरी 2010 में उसका विमोचन बम्बई में हुआ। आदरणीय पुष्पा भारती जी, सूर्य बालाजी वहाँ आई थी विमोचन के वक्त, और बम्बई के अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग भी टीवी से जुड़े, दूर राजेंद्र गुप्ता, अतुल तिवारी जी वैसे लोग आए थे। बहुत आपके आशीर्वाद से वो फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। और इधर मैंने सब कवियों को भेजी थी। सम्मेलन समारोह होने के बाद, विमोचन होने के बाद दूसरे दिन मैं उस खुमारी में था विमोचन की, मुझे अचानक एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन आपसे साझा करता हूँ। हेलो, कौन? घनश्याम, मैं अलीगढ़ से कवि नीरज बोल रहा हूँ। साहब, मेरे तो क्या नीरज जी मुझे फ़ोन करेंगे, क्यों? बोला, दादा आप प्रणाम, कहिए क्या बात। बोले, घनश्याम कल तुम्हारी किताब मुझे मिली, उसकी पहली लघु कथा अपने अपने सपने पढ़ी। इतनी मार्मिक लघु कथा है कि मैं आंखें मेरी अब तक छलछला रही है।
दूसरी लघु कथा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। सोचा पहले तुम्हें इस लघु कथा के लिए बधाई दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, फिर दूसरी लघु कथा पढ़ूंगा। साहब, आप सब कविता से जुड़े, मनहर जी और आप सब कवि लोग हैं, क्या आप सोच सकते हैं किसी कवि के जीवन में इससे बढ़कर कोई पुरस्कार हो सकता है कि नीरज जी ये कहते कि आप, और हास्य रस कवि के बारे में तुम्हारी लघु कथा इतनी मार्मिक थी, मैं अब तक रो रहा हूँ और दूसरी लघु कथा तभी पढ़ूंगा जब तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और मेरे कहने पर उन्होंने कहा साहब इतने अगर प्रसन्न है तो मेरी हास्य कविता की अगली किताब की भूमिका लिखना, और लिखा। शायद ये पहली बार है हास्य व्यंग की मेरी दूसरी जो किताब है आई एम सॉरी, उसकी भूमिका नीरज जी ने सिर्फ इसलिए लिखी कि उन्होंने कविता मेरी लघु कथा सुन के रो दिए थे। मैं अगर आप इजाज़त चाहता हूँ, मैं मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं वो छोटी सी लघु कथा है वो पढ़कर और एक कविता के साथ अपना स्थान लूँगा। एक बच्चों की छोटी लघु कथा है। बीच की प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे बीच की छुट्टी में एक घेरा बनाकर बैठ जाते थे और घर से लाई हुई रोटी आपस में खाते थे, खेलते थे, मजा करते थे। उन बीच के बच्चों के बीच में एक छोटी थी, छोटी दिखने में भी छोटी थी, उसका नाम भी छोटी था। छोटी एक गरीब बस्ती झोपड़पट्टी से आती थी। उसका बाप कहीं भाग गया था, माँ और बहन कहीं चौका बर्तन करते थे, गरीब थे। छोटी इसलिए आती थी स्कूल के, एक तो स्कूल की फीस नहीं लगती थी और दूसरे वह भी इतनी छोटी थी कि बर्तन चौका करने लायक नहीं थी, कुछ छोटे से बर्तन जैसी थी। छोटी इतनी गरीब थी कि दूसरे बच्चे खाना खाते थे तब वो बैठी रहती थी, क्योंकि घर से खाना नहीं ला पाती थी, गरीब थी। मगर छोटे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि गरीबी अमीरी में भेद समझे। वो छोटी को बुलाते थे, उसके नाना करने पर भी जबरदस्ती उसे अपना खाना खिलाते थे। छोटी पढ़ाई में तो ज़्यादा होशियार नहीं थी, पर बातचीत करने में बड़ी एक्सपर्ट थी, बड़ी भाव भंगिमाओं के साथ उतार चढ़ाव से अपनी बातें करती थी। बाकी बच्चे उतनी बात नहीं करते थे, इसलिए छोटी से कहते तू बात कर, तू शुरुआत कर। छोटी मन ही मन सोचती थी इनका खा रहे हैं तो इन्हें रिझाना भी चाहिए, और उसके नन्हे दिल में बात हो गई और वो उन्हें रिझाती हुई अपने सपनों की बातें रोज बताती थी। सब बच्चे ध्यान से सुनते थे। वो अपने सपने सुनाती थी। कल मैंने रात में ऐसा सपना देखा, ऐसा पेड़ देखा जिसमें फलों की जगह रोटियां लगी थी। मैंने रोटियों वाला पेड़ देखा जिसमें सब जगह रोटियां ही रोटियां लगी थी। कभी कहती आज मैंने ऐसा सपना देखा जिसमें एक रेलगाड़ी ऐसी थी जिसके पहियों की जगह उसमें रोटियां लगी थी। कभी कहती सपने में आज एक राक्षस आया और मेरी सारी रोटियां छीन कर ले गया। कभी कहती कल सपने में एक परी आई, उसने मुझे जादू की छड़ी दी, उसके घुमाते ही मेरे पास ढेर सारी रोटियां जमा हो गई। हम उनको खाने लगे, उनसे खेलने लगे। आज वह सपना सुना रही थी, कल सपने में मैंने एक रोटी ऐसी देखी, कल सपने में मैंने एक रोटी। ठहर छोटी थाम, एक बच्चा बोला, जब देखे जब तू रोटी के ही सपने सुनाती है, क्या दूसरे तुझे सपने नहीं आते? क्या दूसरे सपने भी होते हैं? छोटी ने जवाब दिया। यह एक सवाल भी था। यह लघु कथा मुझे बहुत प्रिय है। मैं आज आपके माध्यम से नीरज जी को प्रणाम करते हुए अपनी आगे की रचना पढ़ता हूँ। दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समय ले लिया है। एक 10 मिनट की एक रचना में और पढ़ के इतना स्थान लूँगा। यह रचना भी मेरी एक अजीब ढंग की है। हम लोग गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ मानते हैं और हिंदी शायरी और उर्दू कविता अलग शब्द है, लेकिन ये माँ बहनें हैं, क्योंकि कविता और कवि और शायर हिंदू मुसलमान हो सकता है, मगर कविता और शायरी कभी हिंदू मुसलमान नहीं होती। ये गंगा जमुनी तहजीब में की कविता है और इस कविता के पीछे भी एक कथा है, एक अनुभव है, वो भी आपसे साझा करता हूँ। सब आप लोग जानते हैं, सब कवि सम्मेलन से जुड़े हैं। मुशायरों तक में आजकल लतीफ़े आ गए हैं। कवि सम्मेलन तो लतीफ़ों के लिए काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। कोई गलत बात भी नहीं, इस बहाने चलो 4 लतीफ़ों के बहाने एक कविता भी सुनी जाए तो गलत नहीं है। परंतु मंचों मैं तो कभी लतीफ़ा पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन लोग पढ़ते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी जोड़ने का एक साधन है।
लेकिन साहब एक लतीफ़ा मेरे जहन में आया था, यह लतीफ़ा ही था लेकिन बहुत चर्चित नहीं था, मंचों पे नहीं सुना गया था, मैंने कहीं दोस्तों से इधर उधर सुना था। और बाद में लतीफ़ा इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं मेरी एक कविता फ्लो की, कभी और मौका मिला लंबी कविता सुनाऊंगा, वो फ्लो की भूमिका के तौर पे मैं वो लतीफ़ा पढ़ता था। वो इतना सार्थक लतीफ़ा था, देखते देखते 10-15 सालों में मैं जितने मंचों पे देखता हूँ वही लतीफ़ा, सारे कवि, संचालक, संयोजक, वो लतीफ़ा आम हो गया। हालांकि ओरिजिनल लतीफ़ा मेरा नहीं था, लेकिन मैंने मंच पे लाया था, फिर भी मेरे कहने उनके कहने में थोड़ा फ़र्क जरूर आता, पर उसकी जो आत्मा थी वो आम हो गई थी। मुझे एक अजीब सा लगा कि यार मैंने एक लतीफ़ा लिखा इतना बढ़िया, ये इतना आम हो गया, क्या करें। तब मेरे कवि दिल ने ये कहा इस लतीफ़े को आगे बढ़ा, और साहब उस लतीफ़े को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कविता बन गई है जो मुझे बहुत प्रिय है। मंच पे मैं हमेशा 2 बंद पढ़ता हूँ। आज चूँकि ऑनलाइन कवि सम्मेलन है, समय का भी बंधन नहीं है और श्रोता भी आप जैसे हैं, इसलिए मैं आज पूरी कविता पढ़ के अपना स्थान लूँगा। वो लतीफ़ा भी सुना देता हूँ, सुना होगा आपने, लेकिन लतीफ़ा सुनने के बाद वो आगे की कविता सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। साहब हुआ ये कि एक बार मैंने एक तोती पाली, अपना शौक, लोग तोते पालते, मैंने तोती पाली। जैसे ही मैं तोती को लेकर घर आया, शंभू सिंह मनहर का फ़ोन आया कि कवि सम्मेलन में चलना है कल अर्जेंट। सोचा 2 दिन के लिए मैं जाऊंगा, घर में अकेला हूं, मेरी तोती को दाना पानी कौन देगा। तो मेरे मित्र ने कहा तो ऐसा कर, अपनी तोती 2 दिन के लिए मेरे यहाँ रख दे, मेरे पिंजरे में 2 तोते, मैं उनको दाना पानी देता हूं, तेरी तोती को भी दूंगा, 2 दिन के बाद तोती ले जाना। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है यार, पर तेरे 2 तोते, मेरी इकलौती तोती, वो भी पिंजरे में, सामने एमटीवी दिखाई देता है, मैं रिस्क नहीं लेता। मित्र बोला रिस्क की बात नहीं तो आकर देख, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं। तो साहब मैं तोती को लेकर गया तो क्या देखता हूं, उन धार्मिक तोतों में से एक तोता गीता के पाठ पढ़ रहा है, दूसरा कुरान की आयतें पढ़ रहा है। मैंने सोचा ये तो धार्मिक तोते हैं, यहाँ क्या डर, मैंने तोती को पिंजरे में रख दिया। जैसे तोती को पिंजरे में रखा, इधर का तोता उधर के तोते को कोनी मारकर कहता है, अबे पूजा पाठ बंद कर, देख दुआ कबूल हो गई। ये साहब लतीफ़ा था कि हमारे दिल में क्या आया था, सब तोते थे ये, और उसमें मैंने और भी आगे लिखा था, लेकिन वो विषय नहीं लेता हूँ। तो साहब 2 दिन, अब यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। 2 दिन के बाद जब मैं लौट कर आया तो सोचा तोती की हालत, 1 मिनट थोड़ा सा गलत कर गया ना। 2 दिन के बाद जब लौट कर आया सोचा तोती की हालत खराब होगी। तो साहब मैं वहां जाकर क्या देखता हूं, मगर मेरी तोती तो हंस रही थी, गाने गा रही थी, डांस कर रही थी, वो दोनों तोते मरे पड़े थे। मैंने ताज्जुब से बोला तोती ये हादसा कैसे हुआ, तू हंस रही है, गा रही है और दोनों तोते मरे पड़े, ये हुआ कैसे। और साहब तोती ने जवाब दिया, वो कविता की बात है, तोती ने कहा कमबख्त दोनों तोते, ध्यान से सुनिएगा, कमबख्त दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले। दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले, तुम्हारे जाति झगड़ने लगे। ये कहने लगा मेरे अल्लाह ने तोती भेजी है इसलिए तोती मेरी। वो बोला नहीं, मेरे ईश्वर ने तोती भेजी है इसलिए तोती मेरी। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर दोनों लड़ पड़े थे, इसलिए दोनों मरे पड़े थे। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर दोनों लड़ पड़े थे, इसलिए दोनों मरे पड़े थे। अरे उन्होंने पलट कर नहीं देखा, वरना ईश्वर अल्लाह तो मेरी हिफाजत के लिए दोनों मेरे साथ खड़े। ईश्वर अल्लाह तो दोनों मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े थे। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले, ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले। हम इन्हें अल्लाह राम के बंदे समझा था, ये चालू साधु के बंदे निकले। तो साहब ये अब आगे कविता मैं लेता। अब बताइए साहब ऐसी नेक तोती के लिए नेक तोता कहाँ से लाऊं। शादी की फिक्र हो गई, मेरी बेटी थी तोती, तो
कहीं अच्छे नेक तोता मिले ही नहीं। खंडवा गया, खरगोन गया, जबल, कोई अच्छे तोते नहीं मिले। तो किसे तो बोले पंजाब साइड में जहाँ अच्छे तोते मिलेंगे तेरी तोती के लायक। साहब मैं अपनी तोती को लेकर पंजाब साइड गया अच्छे तोते की तलाश में जो नेक तोता हो। वहाँ मैंने देखा एक सरदार नुमा आदमी, ना आदमी था ना सरदार था, सरदार नुमा आदमी एक तोते को अपने पे कंधाए बिठाए मेरे सामने आ रहा है। भला अजीब आदमी है, तोते को कंधे पे बिठाता है। अरे भाई तोते को हाथ पे बैठाओ, प्यार हो तो सिर पे बैठाओ, पिंजरे में रखो, पर कंधे पे बिठाने का क्या मतलब है। और तोता भी ऐसा था, इधर उधर चोंच मार रहा था, कभी इस कंधे पे जाता कभी उस कंधे पे जाता और उसको चोंच मार रहा, बदतमीज तोता था। जैसे उस शख्स मेरे सामने आया मुझे गुस्सा आया। मैंने पूछा किधर से पकड़ लाया जानवर बदतमीज को? पंजाब से लाया साले को, तोता बोला। मैंने पूछा किधर से पकड़ लाया बदतमीज को? आदमी से। बीच में तोता, पंजाब से लाया साले, तोता बोला। मैं उस शख्स से कहा तो अजीब आदमी है, ये गाली देने वाला तोता है, फिर भी तू कांधे पर ढोता है। उसने जो जवाब किया वो देखिएगा, ये गाली देने वाला तोता है फिर भी तुझे कांधे पे ढोता है। उसने कहा यह ऑर्डिनरी तोता नहीं है, तेरी तोती की तरह इस पर भी अल्लाह और खुदा ईश्वर दोनों मेहरबान है। ये ऑर्डिनरी तोता नहीं है, तेरी तोती की तरह इस पर भी ईश्वर अल्लाह दोनों मेहरबान है। जो अल्लाह और ईश्वर दोनों का बंदा होता है वह गुरु की सौ उसकी खिदमत में सरदार का कंधा होता है। देखता क्या है, अपनी तोती मेरे दूसरे कंधे पर रख दी, अपनी तोती की शादी नेक तोते से कर दे, दूसरा कंधा खाली उस पर अपनी तोती को धर दे। मैं तोता तोती को लेकर घर घर जाऊंगा, इनके मोहब्बत के किस्से सुनाऊंगा। तब हर गली हर कूचे में कोई कबीर जायसी नानक जैसा बाबा होगा जिसके एक कांधे पे काशी और दूसरे पे काबा होगा। एक कांधे पे काशी दूसरे पे काबा होगा। वरना ऐसा नहीं हुआ मंदिर और मस्जिद के फासले बढ़ते रहे, अजान और आरती अगर आपस में यूं ही लड़ते रहे तो देख लेना जो न होगा वह इस जहान में होगा, जो होना न चाहिए इस जहान में होगा। अगला युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो न हो, यकीनन हिंदू मुसलमान में होगा। अगर मंदिर मस्जिद के फासले बढ़ते गए, अजान और आरती यूं ही लड़ते रहे तो जो न होना चाहिए वो जहान में होगा। अगला युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो न हो, यकीनन हिंदू मुसलमान में होगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी तोती की शादी मेरे तोते से कर दे। मैं घर घर जाऊँगा, किस्से सुनाऊँगा, तो देख लेना जब ये तोता तोती मोहब्बत के गीत गाएंगे तो ऐसे भी जमाने आएंगे। तोता तोती मिलकर जब मोहब्बत के गीत गाएंगे तो ऐसे भी जमाने आएंगे कि राम और रहीम एक साथ होंगे, एक दूजे की मदद के लिए एक दूजे के हाथ होंगे। राम और रहीम एक साथ होंगे, एक दूजे की मदद के लिए एक दूजे के हाथ होंगे। राधा के दुख दर्द का रजिया को ख्याल होगा, राधा के दुख दर्द का रजिया को ख्याल होगा। सलमा की आंख में आंसू तो सीता के हाथ में रुमाल होगा, सलमा की आंख में आंसू सीता के हाथ में रुमाल होगा। गिरते हुए फकीर को दौड़कर जिस दिन पंडित गले लगाएगा उसी दिन मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा, उसी दिन मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। वरना अगर मंदिर मस्जिद के फासले बढ़ते गए, लोग लड़ते गए, जो न हो गए जहान में होगा, अगला युद्ध हिंदू मुसलमान में होगा। यह छोड़कर, यह सोचकर मेरा दिल कांपता है, मेरी छाती डरती है। यह सोचकर मेरा दिल कांपता है, मेरी छाती डरती है। क्योंकि जब दो मुल्क लड़ते हैं तो आदमी मरता है, मगर जब दो मजहब लड़ते हैं तो आदमियत मरती है। मुझे आदमियत को बचाना है इन सांप्रदायिक दरिंदों से। वह शख्स कहता मुझसे मुझे आदमियत को बचाना है इस सांप्रदायिक दरिंदों से। मेरा नाम हिंदुस्तान है, मुझे बहुत उम्मीद है तेरे नेक परिंदों से। मेरा नाम हिंदुस्तान है, मुझे बहुत उम्मीद है तेरे नेक परिंदों से। तोता तोती जब मोहब्बत की गीत गाएंगे तो देखो यार, किसी मोदा मोदी की वजह से नहीं, इन्हीं तोता तोती की वजह से अच्छे दिन आएंगे। देखता क्या है, अपनी तोती की शादी मेरे तोते से कर दे, मेरा दूसरा कंधा खाली है उस पर अपनी तोती धर दे। साहब मैंने तोती को चूमा,
अपने तोते तोती की तरफ देखा, अपने उस तोते और अपनी तोती की तरफ देखा। दोनों के बीच खींची थी एक मोहब्बत की रेखा, दोनों के बीच खींची थी एक मोहब्बत की रेखा। उस रेखा पर वो तोता और मेरी तोती अपनी अपनी मोहब्बत टांग रहे थे। उस रेखा पर वो तोता व तोती अपनी अपनी मोहब्बत टांग रहे थे। तोता आंख झुकाए और तोती आंख भिगोए मुझसे इजाजत मांग रहे थे। तोता आंख झुकाए, तोती आंख भिगोए मुझसे इजाज़त मांग रहे थे। मैंने तोती को चूमा और भरे दिल से अपनी तोती की शादी तोते से करने के लिए अपनी तोती को उस हिंदुस्तानी शख्स के दूसरे कंधे पर रख दिया। मेरे तोते तोती को लेकर वह शख्स मोहब्बत के गीत गुनगुनाता हुआ चल गया। तोते तोती को लेकर मोहब्बत के गीत गाता हुआ वो शख्स किसी दिशा में चल निकला और एक अच्छे घर में बेटी ब्याहते वक्त जो आंसू बाप की आंख से निकलता है ना, मेरी आंख से भी निकल पड़ा। दोस्तों, एक अरसा हो गया, मैं नहीं जानता मेरी तोती अब कहाँ होगी, कैसी होगी। एक अरसा हो गया, मैं नहीं जानता मेरी तोती अब कैसी होगी, मेरी तोती कहाँ पर है। पर जब मैं घरों में आपकी बेटियों को खिलखिला के देखता हूँ, एक अरसा हो गया, मैं नहीं जानता मेरी तोती कैसी होगी, मेरी तोती कहाँ पर है। पर जब मैं घरों में आपकी बेटियों को खिलखिला के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तोती ऐसी होगी, मेरी तोती यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये मोहब्बत के साथ आपको फिर से इजाज़त लेता हूँ। फिर से मैं भाई शंभू सिंह का आभारी हूँ कि मैं शब्दों के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। और अंत में एक कवि का दायित्व की 2 लाइन की कविता सुन के इजाज़त लूँगा। मैंने साहब जैसे कहा, मेरी उम्र की वजह से मुझे नाम भी दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि औपचारिकता की बात नहीं, मेरी कविता अगर आपके दिल तक पहुँच गई है तो आप समझिए मैंने आपके दिल को पढ़ लिया है, नामों में क्या रखा है। आप सबको प्रणाम करते अंत में 1 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्थान लूँगा। कविता का और कवि का क्या फर्ज है, देखिएगा। फैसला, ये नेता है, इसने दंगे बोए 10 करोड़ों की सजा। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए 20 करोड़ों की सजा। फैसला दिया जा रहा है, ये नेता है, इसने दंगे बोए 10 करोड़ों की सजा। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए 20 करोड़ों की सजा। ये कवि है, इसके होते हुए दंगों का माहौल बना 100 करोड़ों की सजा। साहब, कविता का और कवि का दायित्व नेताओं से, धर्म गुरु से सबसे बड़ा होता है। और मुझे और आप सबको कविता लेखनी हमारे पास है। जिन जिन के पास लेखनी है या जो लेखनी को प्रणाम करते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए आज के यह काव्य संध्या आप सबके नाम समर्पित करता हूँ। मैं अपने भाई दीपक मोहल्ले का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आप तक जुड़ने में, मुझे इसकी तकनीकी ज्ञान नहीं है और उनकी एक पंक्तियाँ बड़ी अच्छी याद है। एक कविता लिखने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, उनके साथ मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं, बड़े अच्छे शायर, नौजवान शायर, कभी मौका मिला मैं आपको सुनाऊँगा। वो कहते हैं, कितना प्यासा प्यासा भटके हम, सहरा सहरा भटके हम, इतना प्यासा भटके हम, सहरा सहरा भटके हम। एक शेर की खातिर दीपक, एक शेर की खातिर दीपक, मिश्रा मिश्रा भटके हम। तो साहब, एक पंक्ति के लिए शायरों कवियों को भटकना पड़ता है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। और कोरोना काल में आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।